सही। Good morning, all of you. Good morning, all of you. लास्ट कहां पे थे हम लोग? ऊर्जा की गणना कर रहे थे क्या? हाँ, ये दोनों परवलय बनाना है। तो आपको मैंने स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का एक्स के साथ फलन बना दिया था, है ना? तो कुल ऊर्जा हमारी जो सरल आवर्त गति है उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, और उसका मान होता है हाफ के ए स्क्वायर या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखिए, आपको एक कंडीशन दिखी होगी, मैंने आपको एक बात बताया हुआ है कि हमने माध्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा को क्या माना है? जीरो। जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे आपको जीरो ही मानना है, लेकिन अगर क्वेश्चन चाहे तो वो माध्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू को चेंज भी और चेंज करता है, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फिर वो जो हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी, वहां से आपको आगे बढ़ना होता है। इतनी बात समझ में आई? तो मुझे बताइए, जो ग्राफ आपने देखा है उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एक बिंदु पे कट कर रहे हैं, दिख रहा है कहीं पे? ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो यहां पे कट कर रहा है और यहाँ पे, ये दो बिंदुओं पे कट कर रहे हैं। तो थोड़ा पता लगा लेते हैं कि ये कट करने वाले बिंदुओं का एक्स कितना है। तो क्या ये वो बिंदु है जहां पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर है?
तो ये वो बिंदु है जहां पर गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, खुश हो बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? ये गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा कितना? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना। तो यहां से जब हम हल करेंगे तो यहां पे मेरे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है ए स्क्वायर बाई 2, और यहां से हल करने पर एक्स का मान प्लस माइनस ए बाय रूट 2। ये कई बार पूछा जाता है। तो एक्स की वैल्यू प्लस ए बाई रूट 2 और एक्स की वैल्यू माइनस ए बाई रूट 2, इन दोनों पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या होती है? बराबर। तो आप है ना वो जो ग्राफ हमने बनाया है वहां पर मेंशन करिए ये बिंदु और ये बिंदु। तो एक्स अक्ष पर ये वाला जो बिंदु है वो प्लस ए बाई रूट 2 और ये वाला बिंदु माइनस ए बाई रूट 2। प्लस ए बाई रूट 2 और माइनस ए बाई रूट 2 ये वो स्थिति है जिस पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान बराबर रहता है। बात समझ गए? ओके। और हमें पता है कि सरल आवर्त गति की कुल ऊर्जा कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर, या के को हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसे हम दोलन की कुल ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कभी आपसे पूछे कि सरल आवर्त गति में एक दोलन की ऊर्जा बताइए, इसका मतलब वो आपसे कुल ऊर्जा पूछना चाह रहा है, क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तो लगातार बदलती रहती है लेकिन कुल ऊर्जा कांस्टेंट बनी हुई रहती है। बात समझ गए? तो देखिए ये आपका एक्स का फलन आ गया। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई मुझसे ये कहता है कि सर हमें ना स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का समय का फलन चाहिए, तो क्या आपको एक्स का मान समय के फलन में चाहिए? और एक्स का मान जब आप समय के फलन में रखोगे तो आपको पता है वो मान तो फिक्स फलन है नहीं, वो तो निर्भर करता है कि टी बराबर 0 पे आपका कण कहां से शुरू हुआ था। यस और नो? जैसे किसी एक्स दूरी पर वेग का मान तो उतना ही है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x का मान किसी समय t पर कितना है वो हमने आपको बताया था कि प्रारंभिक कला पे भी तो वो निर्भर करता है। भाई t बराबर 0 पे कहां से शुरू हुआ उस पर प्रारंभिक कला की वैल्यू आएगी। तो मुझे बताइए व्हाट इज गतिज ऊर्जा? एक बार बताओ। ये है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही है ना। और आपको पता है कि x के लिए तो बहुत गड़बड़ मामला है। x तो क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। अब जब तक आप मुझे फाइ नहीं बताओगे तो मैं x का इसका फलन एग्जैक्ट बता ही नहीं पाऊंगा टाइम के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर मुझे इनका फलन बताना है किसके साथ? समय के साथ। तो समय के साथ जब हम फलन बताएंगे तो क्या आएगा? तो ये आएगा मेरे पास, इसको यहां उठा के रख दो x के मान को, तो यहां से आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ। अब जब तक फाइ नहीं होगा तब तक हम एग्जैक्ट फलन की बात नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो समय का फलन होगा वो फाइ पर निर्भर करेगा। फाइ कितना है? यस और नो? जैसे यहां पर स्थितिज ऊर्जा ये रही, गतिज ऊर्जा ये रही, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक्स का मान समय का फलन क्या है वो किस पर निर्भर करता है? फाइ पर निर्भर करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कण आपका t बराबर 0 पे मूल बिंदु पर है, सॉरी माध्यावस्था पर। तो अगर हम किस स्थिति पे बात कर रहे हैं? एट t इक्वल्स टू 0। कण कहां पर है? माध्य अवस्था। तो इस सिचुएशन में आप मुझसे क्या कहोगे? सर x का मान होगा a साइन ओमेगा टी। बोलिए। x का मान अगर ये है तो मेरा स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है और गतिज ऊर्जा का मान क्या है? तो देखो u का मान कितना होगा? देखिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यस और नो? और इसको उठा के इस x के मान को वहां रख देंगे गतिज ऊर्जा में, मेरे पास गतिज ऊर्जा का मान आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या कहते हो? तो यहां से गतिज ऊर्जा का फलन आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर
अरे समझ में आया? जैसे यहाँ साइन स्क्वायर प्लस फाइव होता ना, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फाइव के हिसाब से फलन बार बार बदलता रहेगा। तो ये कौन सी कंडीशन ले ली मैंने? कण को कहां मान लिया? एक्स बराबर 0 पर, माध्य अवस्था पर। यस और नो? ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी? अगर कोई आपसे कहे कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ बनाइए, तो यहां से मैं बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें फाइव के मान पर निर्भर करेगा। तो इसलिए मैंने इस पार्ट के लिए फाइव को क्या कर दिया? फिक्स। फाइव को 0 फिक्स कर दिया। तो 0 के हिसाब से बताइए ये किसका ग्राफ है? साइन स्क्वायर। और ये तो साइन स्क्वायर का ग्राफ 0 से ऊपर उठेगा, फिर 0 तक आएगा। नेगेटिव में तो नहीं जाएगा साइन स्क्वायर, और ना ही कॉस स्क्वायर। तो अगर आपको समय का फलन चाहिए तो देखो इनका ग्राफ कैसा बनेगा। ये आपका टाइम है। तो पहले मैं किसको बना रहा हूं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फलन क्या है? साइन स्क्वायर। तो मुझे पता है कि ये मान, बताइए इसका अधिकतम मान कितना होगा? एम एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही ना? फिर ये 0 से वहां तक जाएगा, फिर 0, फिर 0 से वहां तक जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। यस और नो? ये किसका ग्राफ बना रहा हूं? गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? याद रखना ये किस अवस्था पर बात हो रही है, जब ये कंडीशन हो। मेरी बात समझ आई? क्योंकि ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है, क्योंकि 0 से शुरू किया। कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा? कॉस स्क्वायर यहां से शुरू होगा, ऐसे जाएगा। इतना समझ में आया क्या? तो कौन सी स्थितिज ऊर्जा इस केस में? ये वाली स्थितिज ऊर्जा, और ये वाली गतिज ऊर्जा। अरे समझ में आया? अच्छा मान लो यही अगर मैं बोल दूं कि कण आपका माध्य स्थिति पे ना होकर अंतिम छोर पर हो, तो अंतिम छोर पर यहां क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर। एक्स बराबर 1 cos ओमेगा टी। बोलिए। तो यहाँ 1 cos ओमेगा टी से यहाँ कॉस स्क्वायर आएगा, और यहाँ फिर दोनों पलट जाएंगे। तो इसलिए क्या है, इसको याद करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर। वैसे दो ही केस दिए जाते हैं, या तो आपका टी बराबर 0 पे क्या होगा? माध्यावस्था पर होगा, या टी बराबर 0 पे किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। तो ये ग्राफ किसको देखकर बनाया गया? माध्य अवस्था पर अगर कण हो टी बराबर 0 पे, तो ये होगा स्थितिज ऊर्जा, और ये होगा स्थितिज ऊर्जा, और ये गतिज ऊर्जा। और यही अगर मान लो कण एक्सट्रीम पर होता, तो ये हो जाता है स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाता गतिज ऊर्जा। बात समझ गए? तो ये टॉप कहां तक टच कर रहा है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो इस ग्राफ को नोट कर लीजिए। पहले आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, ये आपको पता है वैसे। अब आपको पता है ये एक्स रखकर फलन लाया जाएगा, इसलिए हमने यहां पर एक इफ की कंडीशन को यूज किया है। ओके।
नोट कर लिया? तो एक बात बताओ, जैसे आपका कण दोलन कर रहा है, उसका आवर्तकाल कितना है? उस कण का आवर्तकाल कितना है? कैपिटल टी, जो वो कर रहा है, क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी जो गतिज ऊर्जा का आवर्तकाल कितना है, तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि गतिज ऊर्जा जो है वो आधे आवर्तकाल के बाद रिपीट होने लग जाती है? गतिज ऊर्जा आधे आवर्तकाल, मतलब आधे आवर्तकाल के बराबर समय के बराबर पर वो रिपीट होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो कण कहां से चला? माध्य अवस्था से। तो पहले माध्य अवस्था से कहां जाएगा? अंतिम छोर, फिर अंतिम छोर से फिर। अब मुझे बताओ, इस माध्य अवस्था से दाईं ओर जाते हुए और बाईं ओर जाते हुए क्या बराबर बराबर गतिज ऊर्जाएं होंगी? वो बात अलग है कि कण की दिशा अलग है, लेकिन गतिज ऊर्जा का मान तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा क्या? तो अगर कण आपका माध्य स्थिति पर है, तो वो एक बार राउंड लगा के जब वापस आधे आवर्तकाल के बाद आ जाएगा, तो उसके बाद उसकी गतिज ऊर्जा रिपीट करेगी। वो बात अलग है कि दिशा अलग है, अभी उसकी गति रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन गतिज ऊर्जा का मान, पहले वो इधर गया था माध्य अवस्था से, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा से घटते घटते जीरो हुई, फिर बढ़ते 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 ये हो गई, पर अभी रिपीट नहीं हो रहा है। और इस समय के बाद अब सारी वैल्यूज पहले जैसी ही रिपीट होंगी, हाँ या ना? तो एक आधे आवर्तकाल के बाद क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। तो अगर कोई आपसे कहे ना कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की आवर्तकाल कितना है, तो सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का आधा आवर्तकाल होता है। समझे बस? तो नीचे एक रिमार्क लिखिए कि स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का मान सरल आवर्त गति सरल आवर्त गति के सरल आवर्त गति के आवर्तकाल के 1/2 गुणांक पश्चात। आवर्तकाल का कितना गुणांक? आवर्तकाल का 1/2 गुणांक के पश्चात इनके मान की पुनरावृत्ति होती है। इनके मान की पुनरावृत्ति होती है कितने टाइम के बाद? तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति कितनी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज 2f? f किसकी आवृत्ति है? आवृत्ति SHM की। यस और नो? क्योंकि आवर्तकाल आधा हो गया, तो सरल आवर्त गति के आवर्तकाल के आधे समय के बाद ये पुनरावृत्ति करता है। तो गतिज ऊर्जा की जो आवृत्ति होगी या स्थिति ऊर्जा की जो आवृत्ति होगी वो 2f होगी। कितनी होगी? आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये साइन स्क्वायर है ना, इसको अगर हम डबल एंगल में चेंज कर दें तो ये साइन स्क्वायर को लिखा जाता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, कॉस 2 ओमेगा टी। तो इसकी जो आवृत्ति होगी, कोणीय आवृत्ति 2 ओमेगा हो जाएगी, तो उसकी आवृत्ति 2f ऑफ SHM के बराबर होगी। यस और नो? इसको नोट करिए। देखिए, एक स्टूडेंट ने कहा सर डिस्कशन दिया था, डिस्कशन इस चैप्टर का पूरा एक साथ करेंगे, है ना? मैं बीच बीच में देते जाऊंगा, बट हम लोग करेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, है ना? हाँ, जो भी अगली क्लास बोला है क्या, तो फिर अगली क्लास पे कर देंगे, पर एक साथ करेंगे तो थोड़ा समय बचेगा अपना।
वरना हर क्लास में आधा घंटे चला जाता है। वैसे क्या पौन घंटे में पूरा कर देंगे डिस्कशन एक साथ। समझ में आया इतना? अब देखो ये जो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है ना, इनके औसत मान की बात करेंगे हम। किसकी? औसत मान की। तो लिखो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का औसत मान, औसत मान समय के सापेक्ष। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का औसत मान समय के सापेक्ष। ठीक है। देखो उसके लिए ना आपको कोई जनरल फलन उठाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी फलन ले सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मेरा गतिज ऊर्जा, या चलो जो भी है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी फलन ले लें, सबका मान सेम आएगा। तो अभी अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसमें मेरा गतिज ऊर्जा कितना आया था बोलना तो? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका औसत मान चाहिए। तो किसी के भी औसत मान का मतलब क्या होता है? चलो कॉस स्क्वायर ले लो। क्या था ये? कॉस स्क्वायर। इवन आप इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ले लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। समझ गए क्या? जो भी होगा उसका मान अभी फिक्स आएगा। तो देखो इसका औसत मान का मतलब क्या होगा पता है? पहले गतिज ऊर्जा का समाकलन करेंगे। कहां से कहां तक? 0 से टी तक। किसी भी चीज का औसत मान मैथ्स में ऐसे निकाला जाता है। तो एक आवर्तकाल तक इंटीग्रेट किया, डिवाइडेड बाय टी माइनस 0, ये इसका औसत मान है। अब इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। औसत मान के कितना आएगा पता है? ये आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू अपॉन टी। ओके। तो पता है जब आप इसका औसत मान निकालेंगे पूरे का, तो ये जो कॉस स्क्वायर है ना, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्या लिखेंगे? और जो cos 2 ओमेगा टी का समाकलन आएगा 0 से कैपिटल टी के लिए, वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली इसका औसत मान फाइनली आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो cos स्क्वायर का औसत मान हाफ होता है, तो इसको ये आएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अरे समझे क्या? इवन ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप यही फलन लें। आपको पता है यहां कुछ भी होता, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 भी होता, भी यही आंसर आता। यस और नो? तो गतिज ऊर्जा का औसत मान ये होगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि स्थितिज ऊर्जा का औसत मान, तो वो भी यही होगा। यहां क्या कर दू? साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर कर दू। तो साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और कॉस 2 ओमेगा टी का समाकलन एक आवर्तकाल के लिए 0 आएगा। तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। याद रखना ज्यादातर समय के सापेक्ष पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का औसत मान समय के साथ कितना होता है। तो लिख लेना ये औसत मान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जल्दी नोट करिए। ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये सब एग्जाम में हम लोग निकालने नहीं बैठेंगे। ठीक है क्या? तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दोनों ही गतिज ऊर्जा का औसत मान है और स्थितिज ऊर्जा का। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर ओमेगा को 2πf रख देंगे, तो यहाँ 2πf रख के भी सॉल्व कर सकते हो, या 2π/T लिख देंगे। तो यहाँ ओमेगा को या तो 2πf या 2π/T रख के आप नए फॉर्मेट्स बना सकते हैं। क्लियर है क्या? चलें आगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यही स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का एक्स के साथ भी फलन है ना, तो कभी कभी हम लोग एक्स के साथ भी औसत मान पूछते हैं।
समझ गए? और उसकी एक खास बात है, जैसे समय के साथ ये बराबर आया है, लेकिन दूरी के साथ ये बराबर नहीं आएगा। तो नीचे लिखे स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का औसत मान, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का औसत मान का औसत मान माध्य अवस्था से विस्थापन, ब्रैकेट में लिखिए x के सापेक्ष। याद रखना, जब तक क्वेश्चन आपसे नहीं कहे ना x के लिए बात करा, आपको हमेशा समय के साथ बात करनी है। किसके साथ? अब पहले ये बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आता है एक आवर्तकाल का मतलब क्या होगा? कि आपका जो कण है वो माध्य अवस्था से मान लो यहां गया, फिर अंतिम छोर से फिर आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया। क्या आपको लगता है जो गतिज ऊर्जा है 0 से लेकर a तक जो भी मान आएंगे वो सारे मान फिर a से 0 तक वापस रिपीट होंगे, फिर 0 से a तक फिर रिपीट होंगे, फिर a से 0 तक फिर रिपीट होंगे? यस और नो? तो मैं जब गतिज ऊर्जा का औसत निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन 0 से a हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या किया मैंने? गतिज ऊर्जा का समाकलन किया। कहां से कहां तक? 0 से a, और डिवाइडेड बाय a माइनस 0। अरे समझ में आया क्या? अब आप इसको चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इसको 4 करने का मतलब है कि पूरा एक आवर्तकाल हो गया, और उस एक आवर्तकाल में ये 4 बार ये चीज चलेगी, तो यहां भी 4 से, तो 4 से 4 कट ही जाएगा। यस और नो? तो इसको हल करने पे बताओ कितना आ रहा है? तो ये आएगा मेरे पास, इसका मान आएगा मेरे पास, भैया इधर भी आपको फोकस रखना है, मेरे साथ साथ चलते रहना, मैं जिधर चल रहा हूं। कितना आ रहा है ये? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय 3, 0 से a अपॉन a। अरे समझ रहे हो? तो गतिज ऊर्जा का फलन है ये। देखते हैं गतिज ऊर्जा का औसत मान कितना आता है। कितना आएगा बताइए? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए इंटू ऊपर कितना आ रहा है? 2a³ बाई 3। डायरेक्ट लिख दू तो 2a³ बाय 3। तो ये हमारे पास गतिज ऊर्जा का औसत मान आता है 1/3 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है? देखो समय के साथ ये मान कितना था? समय के साथ 1/4 था, लेकिन दूरी के साथ 1/3 है। ये बहुत कम पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपको कहेगा कि आपको किसके सापेक्ष चलना है? दूरी के सापेक्ष। यस और नो? और यही अगर आप स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो 0 से a हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx अपॉन, अरे समझ रहे हो? इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इसका समाकलन करने पे आएगा 1/6 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ध्यान रखना यहां पे फर्क है, दूरी के साथ यहां पर 1/3 आता है, यहां 1/6 आता है, जबकि समय के साथ दोनों 1/4 1/4। बात समझ गए क्या? तो इसको नोट कर लीजिए। आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं चेंज होने वाला नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। और हम लोग याद भी रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैसे ये जरूर याद रखना, एक्स बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन समय के साथ बहुत पूछा जाता है। ओके?
ओके, तो गतिज ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा का औसत मान समय के साथ। गतिज ऊर्जा होता है 1/3 और स्थितिज होता है 1/6 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ गए? लेकिन दूरी के साथ समय के साथ बहुत अच्छी बात है कि दोनों बराबर होते हैं, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ में आई बात? तो अगर हम बात करें तो पूरे सरल आवर्त गति की जो आप समीकरण देख रहे हो अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की है, तो कोई कण अगर रेखीय सरल आवर्त गति करता है, कैसा, तो उसमें ये सारे समीकरणें काम करती हैं। बात समझ गए? बस सारी दिक्कतें कहां आती है कि वो कहां से शुरू कर रहा है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे जिनमें दो कण एक साथ सरल आवर्त गति कर रहे थे, तो हमने पूछा था अधिकतम दूरी कब आएगी, कब ये मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, यस और नो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीजें किसके सापेक्ष हैं? ये एक सरल आवर्त गति की है, और याद रखना ये सारी समीकरणें माध्य अवस्था के सापेक्ष हैं। किसके सापेक्ष? यानी अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपका एक्स किसको निरूपित करता है? कोई एक्स कोऑर्डिनेट को निरूपित नहीं करता है, वो माध्य अवस्था से विस्थापन। अब आप माध्य अवस्था कहीं भी तो रख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो अभी तक जो आपने जितना भी पूरा पढ़ा है वो सब कहां से है? माध्य अवस्था। मतलब एक्स किसको निरूपित कर रहा है? माध्य अवस्था से विस्थापन। ये कण का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? कण का एक्स कोऑर्डिनेट कब बन जाएगा? अगर मैं उसको कह दूं कि उसकी माध्य अवस्था ही एक्स बराबर 0 है, हाँ या ना? लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये कहे कि माध्य अवस्था एक्स बराबर 0 पर नहीं है, तो उस अवस्था में ये जो जितने फॉर्मूले आप देख रहे हो, ये जितने फॉर्मूले देख रहे हो, ये सब एक्स किसको निरूपित करते हैं? माध्य अवस्था से विस्थापन। मेरी बात समझ में? कैसे चेंज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो, इसमें सारी बातें पूछ लेंगे जो भी चल रही है, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखिए। देखो, एक 5 किलोग्राम का कण, एक 5 किलोग्राम का कण सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्त गति करता है जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए बल नियतांक का मान, जिसके लिए बल नियतांक का मान 125 न्यूटन प्रति मीटर है। बल नियतांक का मान 125 न्यूटन प्रति मीटर है। यदि यदि इस कण के यदि इस कण के सरल आवर्त गति यदि इस कण के सरल आवर्त गति का अधिकतम वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो ज्ञात कीजिए। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग ज्ञात करते जाना, ठीक है? पहला लिखिए, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल व आवृत्ति। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल व आवृत्ति निकल जाएगी दोनों। कितना है आवर्तकाल? देखो, आवर्तकाल तो आपको पता है आवर्तकाल होता है कितना? 2π/ओमेगा, और ओमेगा हमने पढ़ा है आपको √k/m। बताइए k कितना दिया है क्वेश्चन में? 125 न्यूटन प्रति मीटर, और m का मान 5, यानी कितना आया? 5 रेडियन प्रति सेकंड। ये क्या है इसकी?
कोणीय आवृत्ति, तो आवर्तकाल कितना 2π/5, ये आवर्तकाल इतना सेकंड है। और अगर इसको आवृत्ति चाहिए तो आवृत्ति ओमेगा 2πf के बराबर होती है, तो f का मान कितना ω/2π, या आवर्तकाल का उल्टा कर दो, कितना है ये 5/2π प्रति सेकंड। प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं हर्ट्ज। तो ये हमारे पास आवृत्ति आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। लिखो कण के सरल आवर्त गति का आयाम, कण के सरल आवर्त गति का आयाम व दोलन की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वह दोलन की कुल ऊर्जा, व दोलन की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बताइए आयाम कैसे निकालें। तो आपको ओमेगा तो पता चल ही गया, और अधिकतम वेग होता है ए ओमेगा, और दिया क्या है आपको अधिकतम वेग दिया है, तो आपको पता है वी मैक्स कितना होता है ए ओमेगा। तो आपको ओमेगा पता है और वी मैक्स पता है, तो ए बराबर कितना वी मैक्स बाय ओमेगा। वी मैक्स कितना 100 मीटर प्रति सेकंड अपॉन ओमेगा, ओमेगा 5, तो ये आ रहा है 20। तो इसके सरल आवर्त गति का आयाम कितना है 20 मीटर। सरल आवर्त गति का आयाम कितना है 20 मीटर। इतना समझ में आया। अच्छा 20 मीटर आयाम आ गया, अब आपको क्या चाहिए दोलन की कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा कितना हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और आप चाहो तो m ओमेगा स्क्वायर को k लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ k a स्क्वायर। आप चाहो तो कुछ भी रखो जैसे आपकी चॉइस है। हाफ k का मान कितना 125 और a कितना 20 का होल स्क्वायर। इसको हल करके बताइए कि इतने हल करते रहना। ये इसकी क्या है दोलन की कुल ऊर्जा। बोलिए, तो क्या मैं कह सकता हूं कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी यही है। कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी यही है, और कण की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा भी यही है। हाँ या ना। जो भी है कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो यदि कण t बराबर 0 पर, यदि कण t इक्वल टू 0 पर धनात्मक अंतिम सिरे पर है, धनात्मक अंतिम सिरे पर है, तो यदि कण t बराबर 0 पर धनात्मक अंतिम सिरे पर है, तो कण की औसत चाल बताइए। यदि वह 10 मीटर दूरी तय करता है, यदि वह 10 मीटर दूरी तय करता है, कण कहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, और वो आपसे क्या कह रहा है कितनी दूरी तय करवाना चाह रहा है 10 मीटर। तो पहले बताइए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरा कण सरल आवर्त गति कर रहा है ना, तो वो अंतिम छोर पर है यहां पर। अच्छा इसका आयाम कितना है 20 मीटर। तो कह रहा है अच्छा अंतिम छोर से चले और कितनी दूरी तय करे
याद रखना, मैंने माध्यावस्था से नहीं बोला है, मैंने बोला उसको दूरी तय करानी है। कितनी? 10 मीटर। कितनी? तो 10 मीटर दूरी तय कराने के लिए यहां से 10 मीटर दूरी तय करा दो। दूरी का मतलब होता है लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो कितनी दूरी तय कराए? अब 1 मिनट इधर सुनो पहले। 10 मीटर यहां से यहां तक, तो औसत दूरी का, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है। तो मुझे पता करना है कि यहां से यहां तक आने का समय कितना है। तो मुझे बताओ कौन सा फलन है जो यहां से समय लेता है? अंतिम छोर वाला, उसका फलन होता है कितना? x बराबर a cos ओमेगा टी। बताओ, ये फलन टाइम तो लेता है अंतिम छोर से और दूरी लेता है। तो मुझे बताइए, अंतिम छोर से 10 मीटर ट्रेवल करने का समय चाहिए मुझे, और उस समय में इसकी माध्यावस्था से दूरी भी 10 मीटर है बाय चांस, हाँ या ना? तो क्या करें, x का मान कितना रखें? 10। याद रखना, ये 10 मैंने ये वाला 10 रखा है, लेकिन समय वहां से आएगा, यहां से यहां तक का समय दे देगा ये। तो x बराबर a का मान कितना है? 20 cos ओमेगा टी, cos ओमेगा इंटू टी। तो बताइए ओमेगा टी कितना? 1/π/3। ओमेगा टी कितना? π/3, यही ना? तो यहां से आप चाहो तो इसको आवर्त काल में बदल लें तो टी का मान आएगा π/3, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T। आवर्त काल हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है? 2π/5। बाद में रख देंगे, या ओमेगा रख दो, कुछ भी रख दो। तो क्या आपके पास यहां से समय कैलकुलेट हो गया? कितना? T/6। कितना? आवर्त काल का 1/6 समय लगेगा उसको अंतिम छोर से 10 मीटर ट्रेवल करने में। अब मुझे क्या चाहिए? औसत, औसत चाल। इधर देखो, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना चला? 10 मीटर। कितने समय में चला? T/6। तो इसकी औसत चाल आ रही है 60/T। T कितना है? 2π/5। तो 60/2π/5 कितना आ रहा है? ये 150/π यूनिट मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी औसत चाल है। अरे यस और नो, जल्दी नोट करिए। इधर उधर रिलैक्स मत करो, डायरेक्ट नोट करो। जब मैं बोल रहा हूं फटाफट नोट भी होते जाना चाहिए। कैसे लग रहा है? जनरल कैसे देख लोगे? खड़े हो जाओ जरा तुम। मतलब इतना पढ़ लिखने के बाद भी हम लोग जनरल ही देखेंगे? समझ में नहीं आ रहा? आप ये सोच रहे हो, आप वो हिसाब लगा रहे हो कि 20 मीटर जाने में T/4, तो 10 मीटर जाने में। यहाँ यूनिटरी मेथड लग नहीं सकता ना, इसका चाल नियत नहीं है। इसकी चाल क्या है? बदल रही है लगातार। अगर तुम्हारी चाल बदल रही हो तो क्या तुम ये बात समझ सकते हो कि आप समान समय में समान दूरी थोड़ी ना तय करेंगे? बैठ जाओ, फिजिक्स को हल्के में मत पढ़ो। फिजिक्स ने हल्के में ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन शीट में आएगा, देखे तुम लोग क्या करते हो तब। स्टेप दिया था ना करने के लिए, कर लिया, हो गया था। 3a/T आया होगा आंसर उसका। गलत आ रहा था? अब वापस ट्राई करना। हाँ हाँ, ऐसा ही चलाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं। ये समझ में तो आ गया सबको? अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो क्या बनेगा उसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए इसी में। अगला क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है।
इवन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है इसी में बस एक लाइन ऐड करेंगे। लिखो, देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको चरम बिंदु से कितनी दूरी तय करवाई, 10 मीटर। समझ गए? नीचे लिखो, देखो पिछले प्रश्न में यदि पिछले प्रश्न में चरम बिंदु से चरम बिंदु से चरम बिंदु से 70 मीटर की दूरी 70 मीटर की दूरी तय की गई हो तो कण की औसत चाल व औसत वेग ज्ञात कीजिए। कण की औसत चाल व औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, औसत चाल और औसत वेग में फर्क ये होता है ना, एक में दूरी होती है, एक में विस्थापन होता है। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसके लिए दूरी भी 10 मीटर थी और विस्थापन भी 10 मीटर ही था, इसलिए दोनों का परिमाण सेम ही आया होगा, इसलिए मैंने एक ही बात पूछा है। लेकिन अब मैंने कितना दूरी तय करा दिया, 70 मीटर। एक मिनट इधर देखना ध्यान से, मैं क्वेश्चन को अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा। देखिए पहले तो ना क्वेश्चन में डायग्राम बनाना चाहिए कि उसको कैसे आना है, तो कहां से लेकर आए बताओ। एक मिनट, चालू तो करना है एक्सट्रीम से, और इसका जो ए है वो कितना है, 20 मीटर। अब देखो शुरुआत यहां से हुई है, अब मुझे कुल दूरी बटा कुल समय करना है। कुल दूरी तो इसने दे ही दिया 70 मीटर, बस मुझे कुल समय चाहिए, और वो कुल समय बहुत ढंग से निकालेंगे। तो कैसे आएगा पहले बताओ। ये t बराबर 0 है तो ये चला 20 मीटर, फिर ये यहां से यहां 20 मीटर, कितने मीटर, 40 के बाद फिर 20 मीटर, 60, और ये 10। एक मिनट अभी जल्दीबाजी मत करना, 10 मीटर। एक मिनट, तो पहले समझो बात को। इसमें अगर मुझे पूछा जाए कुल दूरी तो 70 मीटर और कुल विस्थापन तो 10 मीटर। अब मुझे कुल समय चाहिए, तो पता है कुल समय निकालने के लिए फलन को हम एक्सट्रीम से यूज करें कोई जरूरी नहीं है। कितने लोगों को यह बात दिखता है कि सर ये समय t/4 है, कितना, फिर यहां से यहां तक का, इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, फिर यहां से यहां तक का, तो ये बात बताइए 3t/4 तो समय हो चुका है, प्लस इतना और। एक मिनट, मुझे यहां से यहां तक का समय चाहिए, तो मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, वो फलन यूज करना चाहिए जो माध्य अवस्था से समय बताए। तो मुझे चाहिए माध्य अवस्था से 10 मीटर दूरी चलने में और कितना समय लगा है। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया x बराबर a sin ओमेगा t। पहले बताओ किसी को कोई आपत्ति है क्या? तो माध्य अवस्था से समय भी बताएगा ये, और माध्य अवस्था से विस्थापन भी लेगा। तो माध्य अवस्था से विस्थापन कितना है, 10, a कितना है, 20, साइन ऑफ, तो मुझे इतना सा समय चाहिए, तो साइन ओमेगा टी कितना, हाफ, दैट वुड बी और ओमेगा टी दैट इज इक्वल्स टू π/6 की π/3, π/6। अरे यस और नो, तो मेरे पास टी कितना आया, π/6 ओमेगा, ओमेगा को मैंने रख दिया 2π/T, दैट इज योर t/12। अरे बोलो, t/12 आ गया। तो अगर हम आपसे पूछे कि कुल समय कितना लगा, कुल समय 3t/4 प्लस t/12। अगर आप ये देखना सीख जाते हो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं माध्य अवस्था से शुरू कर देता, फिर 70 मीटर ट्रेवल कराता, फिर किसी और जगह पे होते। यस और नो? कुल समय कितना आ रहा है हल करने पे बताइए, 12 LCM 10t/12,
12, हाउ मच इट इज 5t/6। अब देखो पहले निकाल रहा हूं औसत चाल। औसत चाल होता है कुल दूरी कितना 70/5t/6। टी का मान कितना था 2π/5 था ना, देखो 2π/5 था, तो 70 425 इंटू 2π/5 बोलिए, अरे यस और नो, कितना आ रहा है 210/5 मीटर प्रति सेकंड। बोलो ये बात आ रहा है क्या, अरे हाँ है ना। चलिए ये तो हुआ औसत चाल। इसके बाद औसत वेग चाहिए, औसत वेग में विस्थापन चाहिए, तो औसत वेग कितना है, कुल विस्थापन तो इसका 10 ही है अपॉन कुल समय, तो ये कुल विस्थापन तो है 10 और अपॉन कुल समय है 5t/, तो 60/5 इंटू 2π/5 30/5 मीटर प्रति सेकंड। अरे समझ में आया, नोट कर लीजिए। फाइव नहीं, अगर मैं एक्सट्रीम से चलता ना तो मुझे बहुत टफ होता क्वेश्चन को करना, पता है क्यों, मुझे बताइए ये जो यहां पर मुझे वैल्यू चाहिए ना यहां से चल के, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे cos ω t यूज किया मैंने, x बराबर a cos ω t, तो a cos ω t का मान +10 चाहिए, लेकिन पहली बार +10 नहीं, दूसरी बार +10, पहली बार नहीं दूसरी बार, तो इसका मतलब वहां से cos थीटा का मान 1/2 आएगा, लेकिन पहली बार नहीं दूसरी बार, तो cos ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, तो पहली बार वाला 1/2 छोड़ के दूसरा वाला 1/2 लेना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या, इस वजह से हमने उसको उधर से नहीं किया, हमने टुकड़ों में तोड़ के किया, ताकि हम लोग हमेशा ना न्यून कोण पर बात करना चाहते हैं। कोई डाउट है किसी को, वरना वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप x बराबर a cos ω t और वहां पर 10 रखें, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो 1/2 है cos की वैल्यू, वो पहली बार है कि दूसरी बार है कि तीसरी बार है कि चौथी बार है, उसके लिए आपको पूरा ग्राफ में देखना पड़ेगा, जो भी ऐड हो जाएगा, पर मेरा कहने का मतलब है कि आप वहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ t/4 है, उसको तो हमने पहले निकाल लिया, बाकी पार्ट को आगे यूज करने। अरे यस और नो, भैया कैमरा पहले लेफ्ट में कर लीजिए। क्लियर इतना, देखो ये पूरा जो हमने सरल आवत गति पढ़ा है, रेखीय सरल आवत गति, उसकी ऊर्जा इक्वेशन और बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, इन सब में जो आपका x किसको निरूपित कर रहा है,
माध्य अवस्था को, माध्य अवस्था से विस्थापन। अगर मान लो आपका x मूल बिंदु है, मतलब अगर हम ये कहें कि माध्य अवस्था अगर मूल बिंदु है, तब तो हम x को उसका x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं और उसका क्या बोल सकते हैं, माध्य अवस्था से विस्थापन भी बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर अगर उसकी माध्य अवस्था, अगर उसकी माध्य अवस्था मूल बिंदु नहीं हो, कोई और बिंदु हो, तो अब जो हमारे फॉर्मूले में जितना भी x आ रहा है वो मूल बिंदु से नहीं है, वो x माध्य अवस्था से है। अरे यस और नो, मेरी बात समझ में आती है? जो सरलावत गति की परिभाषा है वो भी माध्य अवस्था के सापेक्ष है। माध्य अवस्था से दूरी के समानुपाती होता है बल, और दिशा किधर होती है, माध्य अवस्था की ओर होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा एक और बात, ये जो मैंने जितना भी x लिखा है, अगर मान लो हम y अक्ष पर कराने लग जाएं दोलन या सरलावत गति, तो x की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा बस। लेकिन y भी कहां से होगा, माध्य अवस्था से। अब आप चाहो तो z अक्ष की ओर कराना चाहो तो x की जगह z होगा, लेकिन अभी तक x y z जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सब कहां से है, माध्य अवस्था से। तो यदि हमारा माध्य अवस्था x बराबर 0 है, तो हम ये जो हम x निकाल रहे हैं वो कण का पोजीशन भी बोला जा सकता है और माध्य अवस्था से विस्थापन भी बोला जा सकता है। लेकिन अगर हमारा माध्य अवस्था मूल बिंदु ना हो तो कैसे चेंजेस आएंगे, तो नीचे हेडिंग डालिए, देखो यदि माध्य अवस्था यदि माध्य अवस्था मूल बिंदु पर नहीं हो, यदि माध्य अवस्था मूल बिंदु पर ना हो, इधर देखिए, पिछली बात तो सबको समझ में आ रही है ना कि अगर मूल बिंदु पे है तो x आप माध्य अवस्था से बोलो या मूल बिंदु से बोलो, बात एक ही होगी। लेकिन अगर आपका, इधर देखना ध्यान से, मैंने कहा ये मूल बिंदु है x बराबर 0 और ये है मेरा x बराबर xm, ये किसका है, माध्य अवस्था। एक मिनट, ठीक है? तो आपको पता है सरलावत गति में किससे प्रूव करना होता है सारी चीजें, मूल बिंदु से या माध्य अवस्था से, माध्य अवस्था से। तो अगर आपका कण किसी x पर है, ध्यान से समझना, तो ये x कहां से दूरी है, मूल बिंदु से है। अभी तो कहां से, मूल बिंदु से। लेकिन हमें चाहिए क्या होता है, माध्य अवस्था से। तो याद रखना जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसको आप मन में ऐसा सोचना कि वो कैपिटल X था और कहां से था, माध्य अवस्था से। तो मुझे बताइए जो सरलावत गति का फॉर्मूला था वो माइनस ऑफ k इंटू एक्स था, तो वो x कोऑर्डिनेट था कि माध्य अवस्था से दूरी, ये माध्य अवस्था से माध्य अवस्था से विस्थापन था। यस और नो? बताइए इस केस में अब मैं इस x को हटा के ये स्मॉल x लाना चाहूं तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, f बराबर माइनस ऑफ k, इसको मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल X को x माइनस एक्सएम, x माइनस एक्सएम। बताइए तो ये जो x माइनस एक्सएम है ये किसको निरूपित करता है, माध्य अवस्था से विस्थापन। तो मुझे बताइए, हम लोग अभी तक तो बहुत सिंपल बोले थे कि f बराबर माइनस के एक्स दिख जाए तो हम उसको सरलावत गति बोल देंगे, हाँ या ना, सरलावत गति बोल देंगे, यस और नो? लेकिन अब तो ऐसा फॉर्मेट भी हो सकता है सरलावत गति के लिए, क्या सिर्फ माइनस के एक्स ही हो सकता है या फिर माइनस के एक्स प्लस ये भी कुछ हो सकता है, मतलब माइनस ऑफ के इंटू दिस। अब ये एक्सएम आपका धनात्मक भी हो सकता है और
ऋणात्मक भी। तो जरा मैं इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो f बराबर मेरा आता है माइनस के एक्स प्लस के एम, के इंटू एक्स एम। बताइए क्या आपको लगता है ये कांस्टेंट है? एक्स एम तो मूल बिंदु होगा, मतलब माध्य अवस्था के कोऑर्डिनेट, वो जहां भी होगा वहां होगा। बोलिए, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये एक नियतांक राशि होगी क्या? तो याद रखना, अगर आप कभी ऐसा भी प्रूव कर देते हो f बराबर माइनस के एक्स प्लस सम कांस्टेंट, अच्छा प्लस का मतलब ये प्लस ही हो जरूरी नहीं है, ये माइनस भी हो सकता है। तो f बराबर माइनस के एक्स भी क्या है? SHM है। और x बराबर माइनस के एक्स प्लस सी भी क्या है? SHM को ही निरूपित करता है। बस ये बात अलग है कि इसका जो माध्य अवस्था है वो x बराबर 0 नहीं है, लेकिन परिभाषा तो अभी भी वही है। बताओ क्या ये बल, क्या ये बल माध्य अवस्था से दूरी के समानुपाती है? ठीक है, x के समानुपाती नहीं है क्योंकि x माध्य अवस्था से दूरी है भी नहीं। माध्य अवस्था से दूरी कौन है? x माइनस एक्स है। तो याद रखना, अगर कभी x बराबर f बराबर माइनस के एक्स प्लस सी फॉर्मेट भी आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये भी क्या है? SHM है। बस इसकी जो माध्य अवस्था है वो x बराबर 0 नहीं है। कितनी है ये निकालने के लिए यहां से कॉमन लो, k कॉमन लो, x माइनस सी बाई के, यहां से k कॉमन ले लो, माइनस k कॉमन ले लो, तो x माइनस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f बराबर माइनस के इंटू एक्स माइनस सी बाई के। तो हम बोल सकते हैं कि इसका एक्सएम कितना आ रहा है? सी बाई के। अगर सी धनात्मक हुआ तो पॉजिटिव आएगा, ऋणात्मक हुआ तो क्या हम बोल सकते हैं एक्सएम सी बाई के सापेक्ष SHM है? बोलो। तो याद रखना, अगर 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 मूल बिंदु पर माध्य अवस्था ना हो, किसी और बिंदु पर हो, पीछे जितनी कैलकुलेशन की है ना, जहां भी x था वो किसके सापेक्ष था? नहीं, माध्य अवस्था के सापेक्ष था। x बराबर 0 पर मूल, x बराबर 0 पर माध्य अवस्था है तो वही वैल्यू है। लेकिन अगर x बराबर 0 पर माध्य अवस्था नहीं है तो जहां जहां पर x है वहां पर x माइनस एक्स मूल अवस्था करना, मतलब x माइनस एक्स, मतलब x माइनस ऑफ जो उसके माध्य अवस्था का कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? तो ये भी सरल आवत गति है, ये भी है, ये परिभाषा को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसकी माध्य अवस्था कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा ओरिजिन पे ले, कोई कण सरल आवत गति कर रहा है। अब आपको सर मैं तो ओरिजिन वहां लूंगा, तो क्या वो सरल आवत गति नहीं करेगा? वो तो सरल, क्योंकि वो अपने मूल बिंदु के सापेक्ष सारी कहानी को सेटिस्फाई। तो याद रखना f बराबर माइनस के एक्स भी सरल आवर्त गति है और x बराबर माइनस के एक्स प्लस सी। याद रखना प्लस सी का मतलब ये प्लस हो कोई जरूरी नहीं है, ये भी एक सरल आवर्त गति को निरूपित करता है। बस यहां पर ये जो चीज है ये हमारी कैपिटल एक्स जो हम अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं। यस और नो? जल्दी नोट करो।
याद रखना यहां प्लस नहीं आ जाए कहीं, ये के आपका धनात्मक ही होना चाहिए, ये के, तभी ये माइनस का चिन्ह से माइनस रहेगा। अगर मान लो ये समथिंग 5x प्लस सी बन गया तो फिर ये सरलावत गति नहीं है, -5x+c होगा तो ये सरलावत गति होगा। यस और नो? क्योंकि दिशा भी तो होनी चाहिए ना उसके अनुरूप। इतना समझ में आया क्या? लेकिन c पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो याद रखना ऐसी अवस्था में जितना भी आपने पढ़ा है उन सब जगह जहां जहां x है वहां x माइनस एक्स मीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x माइनस एक्स मीन। तो वहां से जैसे कि मान लीजिए आपका वेग का फलन ये था, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या लिखेंगे? x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। जैसे आपने पढ़ा था x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5 पढ़ा था, ये किसके बराबर था? x। लेकिन ये x कौन सा है? कोऑर्डिनेट नहीं, माध्य अवस्था से। तो इसको अगर कोऑर्डिनेट में बदलेंगे तो x माइनस बराबर a ओमेगा टी प्लस, मतलब अगर कभी हम आपको फलन कोई x का ऐसा दे दें कि x बराबर एक्स एम प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये फलन भी किसको निरूपित करेगा? SHM। समझ गए? आप इसका अवकलन कर दो, वेग आ जाएगा, एक बार और अवकलन कर दो तो ऋण आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो अगर कभी ऐसा समीकरण भी आता है, याद रखना ये XM किसका कोऑर्डिनेट है? मूल बिंदु का। अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस पर डिपेंड करेगा। यहां पर XM लाके रख देना है सीधा सीधा। तो ये x आ रहा है मूल बिंदु के सापेक्ष, और ये किसके सापेक्ष है? माध्य अवस्था के सापेक्ष। वेरी गुड, जल्दी नोट करिए। लिख लिया? अब देखिए, तो कुल मिला के समझ गए कि समथिंग माइनस के एक्स प्लस सी भी किसको निरूपित करता है? सरलावत गति को। जैसे अगर मैं कहूं कि एक कण पर लगने वाला बल F बराबर 5x प्लस 10 है, क्या ये सरलावत गति है या नहीं? नहीं है। ये SHM नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि F बराबर -5x प्लस 10, ये सरलावर्त, ये SHM है। ओके, तो किसके अबाउट है? मान लो ऐसा कर देते हैं, कण का द्रव्यमान 2 किलो है। कितना है कण का द्रव्यमान? और ये बल जो है वो न्यूटन में है। तो ये वाला तो सरलावत गति नहीं है, लेकिन ये वाला है। किसके सापेक्ष है? देखो, तो F बराबर -5 कॉमन लेंगे हम, x -2, तो इसका XM कितना है? 2। x बराबर 2 के सापेक्ष क्या है ये? अरे समझ गए? तो ठीक है भाई, सरलावत गति है। k कितना? 5। k कितना? 5। ओमेगा कितना? √k/m। k कितना है? 5 और m 2। आराम से बेटा, √2.5, √2.5 रेडियन प्रति सेकंड। ये क्या है इसका? ओमेगा आ गया। समझ गए? मान लो क्वेश्चन में मैं आपसे ये बोल दूं ओमेगा आ गया, आप आवर्तकाल निकाल सकते हैं। कितना? अब तो समझ गए होगे ना, ओमेगा आने का मतलब सब आ गया। तो 2π/√2.5, ये क्या बता रहा है इसका? ये तो आ ही गया।
तो आपको फोकस यहां करना था। लेकिन अगर मान लो मैं इसका एक्स का फलन पूछूं, तो पहले जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि t बराबर 0 पे कण माध्य अवस्था पर है। एक मिनट इधर देखो, माध्य अवस्था पर है, वह धनात्मक शोर की ओर जा रहा है। किसकी ओर? अरे समझे क्या? सबसे पहले मुझे आयाम चाहिए होगा। आयाम के लिए मैं आपको क्वेश्चन में कुछ बता दूंगा, वी मैक्स इतना है या जो कुछ भी, उससे आयाम निकाल लेंगे। अब याद रखना, पहले फॉर्मूला क्या लिखोगे? एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। अरे समझे? लेकिन ये एक्स कहां से है? मीन पोजिशन से। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्सएम। अब याद रखना, ये आपका एक्सएम पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको यहां एक्स माइनस एक्सएम लिखना है। समझ में आई बात? बराबर कितना? तो मुझे बताइए, x बराबर एक्सएम कितना है? 2 प्लस ए साइन ओमेगा टी। ये इसका x का फलन बनेगा। मेरी बात समझ में आई? जैसे अगर मान लो अभी मैंने ये ओमेगा निकाल दिया, मैं आपको कण का अधिकतम वेग दे देता हूं, वहां से आप इसका आयाम निकाल सकते हैं। आयाम को उठा के रख दे। जैसे मान लो यदि v मैक्स, यदि इसका v मैक्स अंडर रूट 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो, तो ये किसके बराबर होगा? ए ओमेगा अंडर रूट 2.5। ओमेगा भी कितना है मैंने दिया है, तो ए बराबर कितना? 1। ए का मान 1 डाल के ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया आपके पास। और टी बराबर 0 डालोगे तो एक्स बराबर 2 बताएगा। 2 बताना भी चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि टी बराबर 0 पे कहां है? माध्य अवस्था पर। तो माध्य अवस्था एक्स बराबर 2 है, तो एक्स बराबर 2 पर है। यस और नो? तो बस आपको चेंजेस करना है। आप ये ध्यान रखना, जो आपको पहले एक्स पढ़ाया गया वो कहां से पढ़ाया गया? माध्य अवस्था से। और नए बार जब भी चलना है, एक्स माइनस एक्स मीन करते ही कैपिटल एक्स के बराबर होता है। एक्स माइनस एक्स मीन किसके बराबर होता है? अब है वो एक्स मीन प्लस है कि माइनस है, उसको सोचना मत। फॉर्मूला रहेगा एक्स माइनस एक्स मीन बराबर एक्स मीन की वैल्यू डाल दो, एक्स आ जाएगा आपका। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट। अभी धीरे धीरे जरूरत पड़ने वाली है इन चीजों की हमें। ये लिखा क्या बेटा? ये लिख लिए? कहाँ लिखा अभी? दोबारा लिखना, उधर साइड में लिख लो। ये वाली कंडीशन है ना, जैसे हम पहचान रहे हैं कौन सा एसएचएम है, कौन सा एसएचएम नहीं है।
देखो इधर, जरा ये बताओ तो, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, x बराबर a साइन स्क्वायर पाई टी, ये सरल आवर्त गति है या नहीं? ए साइन स्क्वायर पाई टी, पहले तो देखो, वैसे तो साइन स्क्वायर हमने आपको सरल आवर्त गति नहीं बताया, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि कहीं ऐसा कोई इक्वेशन तो तैयार नहीं हो रहा है, ये देखना पड़ेगा, यस और नो। वह ऐसा भी तो हो सकता है x बराबर सम कांस्टेंट प्लस साइन की पावर 1 आ जाए या कॉस की पावर 1 आ जाए, तो हमें पता है ये सरल आवर्त गति हो सकता है। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर है, ऐसे देख के तो लग रहा है कि ये सरल आवर्त गति नहीं है मान लो, लेकिन आप टेक्निकली देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस 2 पाई टी अपॉन 2, एक्स बराबर ए बाई 2 माइनस ऑफ ए बाई 2 कॉस 2 पाई टी। तो आप समझ गए, साइन कॉस तो एक ही बात है, साइन हो या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हो, तो ये एक एसएचएम है। क्या है, देख लीजिए, x माइनस ए बाई 2 बराबर माइनस ए बाई 2 कॉस 2 पाई टी, तो ये एक एसएचएम है किसके अबाउट, x बराबर ए बाई 2, ये है एक्सएम, ये क्या है एक्सएम, x बराबर ए बाई 2 के अबाउट क्या है, ये एसएचएम है, ये सरल आवर्त गति। शीट में शायद कहीं पे लिखा हुआ है कि इट इज नॉट एसएचएम, देखना आप, है ना, लेकिन ये एसएचएम है, बात समझ गए। तो x बराबर ए बाई 2, ये एक्स एक्सएम, ये किस क्या दिया हुआ है, एसएचएम है, किसके अबाउट है, x बराबर ए बाई 2 के अबाउट। इसका आयाम भी कितना है, आयाम यहां से देखेंगे कितना, ए बाई 2, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति कितना 2 पाई, आवर्त काल कितना 2 पाई बाई, तो आवर्त काल होगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई 2 पाई, 1 सेकेंड इसका क्या है आवर्त काल, अगर आपका टी सेकंड में दिया हो। यहां से देख के लगता है कि ये एसएचएम नहीं है, लेकिन जब हम इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसी इक्वेशन बनती है, और ये इक्वेशन भी x बराबर 0 के अबाउट ना सही, लेकिन x बराबर a बाई 2 के अबाउट किसको निरूपित करता है, सरल आवर्त गति को, क्योंकि सरल आवर्त गति की परिभाषा मूल बिंदु के सापेक्ष नहीं है, माध्य अवस्था के सापेक्ष है, और ये इक्वेशन सारी बातों को सेटिस्फाई करता है। माध्य अवस्था पर बल 0 होगा, माध्य अवस्था से किसी विस्थापन बल जो है वो माध्य अवस्था की ओर लगेगा, बल का परिमाण माध्य अवस्था से दूरी के समानुपाती, ये तीनों बातें सेटिस्फाई करता है। ग्राफ बनाना सही बात नहीं है, नहीं ग्राफ आप बनाना चाहो बना लो, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके सापेक्ष दोलन कर रहा है ये, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका माध्य अवस्था नीचे नहीं है, ये ऊपर है कहीं पे, समझिए। आप इसका ग्राफ ऐसे बनाओगे ना, ये ऐसे ऐसे, तो ये इसके सापेक्ष क्या दिखेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, किसके सापेक्ष, x बराबर a बाई 2 के सापेक्ष। कौन सा, ये माइनस जो है ना बेटा, इधर देखो, अरे एक मिनट, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आयाम हमेशा परिमाण होता है, ये माइनस तो आप जानते हो कॉस के अंदर ठेला जा सकता है इसको, कैसे, कॉस 2 पाई टी लिखा है, इस माइनस को अगर हम अंदर रखना चाहें तो कॉस पाई प्लस, भाई ASTC रूल होता है ना, तो आपको माइनस कॉस थीटा निकालना है वहां से, तो उसको आप अंदर, माइनस को अंदर भी भेज सकते हो, माइनस से आयाम का कोई लेना देना नहीं है, आयाम तो धनात्मक राशि है, यस और नो। ये जो है ये प्रारंभिक कला के अनुरूप है, किसके अनुरूप, प्रारंभिक कला, अरे यस और नो। तो अब हम लोग हमारे
फिजिकल सिस्टम्स पर आएंगे जो सरल आवर्त गति कर रहे होंगे। क्लियर है क्या? हेडिंग डालिए स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम। देखो अभी तक क्वेश्चन बोल रहा था यदि सरल आवर्त गति करे तो। अब हम प्रूव करेंगे कि क्या ये सरल आवर्त गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझे? तो अब आप इसको क्वेश्चन मान सकते हो। तो देखो जब भी हमें कभी किसी सिस्टम में सरल आवर्त गति प्रूव करना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, दो तरीके तो क्या है, एक ही तरीका है वैसे तो मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं, एक मेथड होता है फोर्स मेथड, एक होता है एनर्जी मेथड। तो हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम दिया हो, अगर हमारा वहां पर कुल ऊर्जा संरक्षित रहे तो हम ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं कि ये सरल आवर्त गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दूसरा, हम बल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना, जो बल वाला मेथड है वो तो हर जगह काम करेगा, लेकिन जो हमारा ऊर्जा वाला मेथड है वो हर जगह काम करे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक सरल आवर्त गति प्रूव नहीं किया। प्रूव करने से पहले जब हम उसके ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे तो वो सरल आवर्त गति से नहीं करेंगे, वो उसके दिए गए निकाय पर निर्भर होगा। या समझ रहे हो? तो बल वाला जो मेथड है ना, एक होता है फोर्स मेथड, दूसरा होता है एनर्जी मेथड। तो फोर्स मेथड हमेशा काम करता है, एनर्जी मेथड हमेशा काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए? तो मैं भी आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगा। तो जैसे हम आपको सिस्टम देते जा रहे हैं और उनमें अब आपको ध्यान रखना है क्या होगा। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक स्प्रिंग है जिसका के क्या है, स्प्रिंग नियतांक। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। याद रखना, सरल आवर्त गति में भी एक के था, वो बल नियतांक है। जब एसएचएम प्रूव हो जाएगा तब सोचेंगे। अभी यहां पर के क्या है, ये कण एम है और ये घर्षणहीन है। कैसा ये? अब हम चाहते हैं कि हमारा कण ऐसे 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 गति करे, ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ये सरल आवर्त गति है। तो पहला काम होता है ये ढूंढना माध्यावस्था कहाँ है। तो मुझे पता है कि एन और एम जी तो बैलेंस करेंगे, बोलो। तो इस कण पर एक ही बल है, वो है स्प्रिंग का बल। किसका बल है? तो सबसे पहली बात, माध्यावस्था वहां आएगी जहां इस पर स्प्रिंग का बल शून्य होगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि ये इसकी माध्यावस्था है और यहां पर स्प्रिंग प्राकृतिक लंबाई में है। प्राकृतिक लंबाई में है। अरे समझ रहे हो? ये पता कैसे लगाया मैंने? मुझे पता है कि माध्यावस्था पर बल 0 चाहिए, तो 0 बल इस पे कहां होगा। ठीक है, अब याद रखना, मैं भी अब बार बार कैलकुलेशन हमेशा माध्य स्थिति के सापेक्ष करूंगा। हो सकता है मूल बिंदु कहीं और हो, लेकिन मुझे एसएचएम दिखाने के लिए कहां से सोचना होता है? माध्य अवस्था से। तो जो मैंने फॉर्मूले में एक्स बताया है, वो एक्स कहां से है? माध्य अवस्था से। तो पहले माध्य अवस्था ढूंढ लेते हैं, फिर माध्य अवस्था से कैलकुलेशन करते हैं। यस और नो? तो मुझे बताइए, अगर मैं इस बॉडी को माध्य अवस्था से एक्स विस्थापित करूं, मैंने इसको इधर विस्थापित किया है, तो हम इसको जिधर विस्थापित करेंगे उस दिशा को धनात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है? तो मुझे बताइए, अगर मैं इसको माध्य अवस्था से एक्स शिफ्ट करूंगा तो स्प्रिंग कितनी खींची? तो स्प्रिंग का बल के एक्स। तो अगर मैं इस बल को बनाना चाहूं
तो माइनस के स्प्रिंग नियतांक इंटू एक्स। याद रखना, दो बातें बोल रहा हूं, ये स्प्रिंग का नियतांक है और वहां बल नियतांक था। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि F बराबर माइनस के एक्स जैसा कुछ प्रूव हो जाता है तो ये सरल आवर्त गति करेगा। तो इसकी गति कैसी है? सरल गति। अरे बताइए, तो सरल आवर्त गति है तो F बराबर क्या लिख दें? ma माइनस के एक्स। ए का मान, इस बार आपका जो बल नियतांक है ना वो स्प्रिंग नियतांक बन गया। बल नियतांक किसके बराबर होता है? स्प्रिंग नियतांक के बराबर। यस और नो? तो यहां से आपको पता है कि आपका एसएचएम की इक्वेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलिए, तो मेरा ए जो आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर कितना बताओ? अंडर रूट के बाई एम। और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। हमारा बल नियतांक किसके बराबर आया? अरे यस और नो? तो स्प्रिंग मास सिस्टम में कोई खास बात नहीं है। इस निकाय का आपको क्या चाहिए? आवर्तकाल। तो आपको फोकस करना है कि इसका के कितना है। यस और नो? के के अनुरूप। अब क्वेश्चन में के का मान अलग अलग तरह से हम लोग बदल सकते हैं मतलब 2 स्प्रिंग लगा दी, 3 स्प्रिंग लगा दी। तो आपको पता है कि ये जो के है, ये जो के है उसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि के का हम लोग तुल्य कैलकुलेट करते हैं। आपने एनएलएम में निकाला होगा सीरीज में के कैसे निकाला जाता है। और समांतर में पहले इतना नोट कर लो, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अपनी क्लास कल है क्या कि परसों है? कल परसों 2 क्लास है अपनी एक साथ। तुम लोग भी पक जाओगे, मैं भी। पार्टी तो ऐसे मांग रहे जैसे बहुत बड़ा हमने किला फतेह कर लिया है। पार्टी का तो तभी बात आएगी जब सिलेक्शन होगा, उसके पहले कोई पार्टी नहीं। पहले इतना नोट करिए, कल है अपनी क्लास या नहीं? परसों है 2। तो फिर परसों है ना, होमवर्क करके ले आना। ठीक है, जो दिया हुआ है उतना ही, आज ऐड नहीं कर रहे हैं। या ऐड कर दूं कुछ? मुझे याद नहीं है कितना दिया था पहले। देना देना, कुछ और ऐड कर देते हैं। या काफी 1 से 16 कर लो, अपने पास पढ़ने का भी टाइम होगा ना। है, अब ज्यादा नहीं लगेगा। अब ये स्प्रिंग के आएंगे, फिर उसके बाद हमारा एंगुलर एसएचएम आएगा। एंगुलर एसएचएम मान लो 1 से 1.5 लेक्चर, उसमें सिंपल पेंडुलम और सारे जो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे सब आ जाएंगे। यहाँ भी हर तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे अभी। और लास्ट में अपना डैम्ड ऑसिलेशन। इसके बाद अब नहीं है कोई, ये मेरा लास्ट है। मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन है। हैं? क्यों, तुम लोग क्या एडवांस में नहीं आओगे क्या? फिर अभी तो तुम लोग पार्टी मांग रहे हो, अभी तो एडवांस में डिस्कशन करेंगे खूब सारा। अभी तो उसके बाद आओगे तुम लोग। ओके, नेक्स्ट क्लास में जितना होमवर्क दिया वो करके ले आना, है ना? ओके, थैंक यू फॉर टुडे।